नमस्कार। आज के वीडियो में बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत। आप लोग राजनीतिक सिद्धांत पुस्तक पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र। इस चैप्टर में भी हम लोकतंत्र का अर्थ, इसके भेद, इसकी विशेषताएं, गुण और दोष का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अगर मानव जाति के प्रारंभ से लेकर आज तक विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की जाए तो स्टूडेंट ये माना जाता है कि बहुत सारी शासन व्यवस्थाओं के रूप जो है वो विद्यमान रहे। महत्वपूर्ण जो शासन व्यवस्थाएं हैं वो राजतंत्र, अधिनायक तंत्र, कुलीन तंत्र व लोकतंत्र को माना जाता है। अगर आज के समय के हिसाब से देखा जाए तो महत्वपूर्ण शासन व्यवस्थाओं में लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र का नाम आता है। आज हम सबसे पहले लोकतंत्र का अर्थ, इसके बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द डेमोक्रेसी ग्रीक शब्द विधान के अनुसार डेमोस और क्रेडिया से मिलकर बना है। इसका तात्पर्य होता है शासन की शक्ति। इस तरह लोकतंत्र उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है जो कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता के द्वारा जनता के लिए शासन हो। मेरे ख्याल से अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की जितनी सुंदर परिभाषा दी है उसके अलावा और कोई परिभाषा नहीं हो सकती जिसमें सब कुछ बहुत ही संक्षेप में कह दिया गया हो। यानी लोकतंत्र क्या है? शासन का वह रूप है जिसमें जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यानी करने वाली भी जनता, करवाने वाली भी जनता और जिसके लिए हो रहा है वो भी जनता। तो सम्यक रूप से अगर हम देखें तो लोकतंत्र जनता का शासन कहा जा सकता है। ये अलग बात है कि जनता कहीं प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है और कहीं अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। इसीलिए लोकतंत्रात्मक शासन के दो भेद माने गए हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जहाँ जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में स्वयं भाग लेती है, नीति निर्धारण करती है, कानून भी बनाती है और प्रशासनिक जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं उन पर नियंत्रण भी रखती है, इसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र अब लगभग विश्व में स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों को छोड़ दें तो इसके अलावा कहीं भी ये विद्यमान नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे जो राज्य होते हैं उनमें तो संभव हो सकता है, लेकिन वर्तमान समय के जो विशाल राज्य हैं उनमें अपनाना संभव नहीं है। दूसरा लोकतंत्रात्मक शासन का भेद आता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य करती है, इसलिए इसे प्रतिनिध्यात्मक या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। इस शासन प्रणाली में जनता संविधान के द्वारा जो निर्धारित अवधि होती है उसके लिए अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है, जिससे कानून निर्माण करने वाली संसद या व्यवस्थापिका का गठन होता है। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में कार्य व्यवस्थापिका जो है वही कार्यपालिका का भी गठन करती है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का प्रधान जो है वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। अगर देखा जाए वर्तमान समय में तो विश्व के अधिकांश राज्यों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र देखा जा सकता है। लोकतंत्रात्मक शासन जो कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित शासन व्यवस्था है, जिसमें साधारण जनता जो है वो निश्चित समय के लिए अपने शासक वर्ग का निर्वाचन करती है, जिसके द्वारा सत्ता का उपभोग किया जाता है। लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है इसके कुछ सामान्य लक्षण या जिन्हें हम विशेषताएं कहेंगे।
वो देखी जा सकती हैं, जिनको आप यहाँ स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं। पहली है लोक प्रभुता में विश्वास। लोक प्रभुता का सामान्य तात्पर्य क्या होता है कि सत्ता लोगों से उत्पन्न होती है और शासन सत्ता अंतिम रूप से समस्त जनता में ही निवास करती है। यानी लोक संप्रभुता की जो धारणा है वो लोकतंत्र का मूल विश्वास कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत लोकप्रिय और समय पर होने वाले चुनाव देखे जा सकते हैं, लोकप्रिय नियंत्रण देखा जा सकता है। इसके अलावा लोकप्रिय प्रभाव और उत्तरदायित्व को भी देखा जा सकता है। दूसरा आता है व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान। लोकतंत्र जो है वो मनुष्य के व्यक्तित्व के सम्मान और गौरव में विश्वास करता है। यह समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की स्थिति से ही प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्ति का आत्मविश्वास और आत्मगौरव जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल मान्यताएं हैं और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए ही लोकतंत्र जो है वो अस्तित्व में आया है। तो कुल मिलाकर लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में व्यक्ति के व्यक्तित्व पर विशेष जोर दिया जाता है। तीसरा है राजनीतिक और नागरिक समानता। लोकतंत्र समानता पर आधारित है। सभी नागरिकों को समान रूप से राजनीतिक शक्ति की बात करता है। वयस्क मताधिकार के माध्यम से सभी को राजनीतिक समानता की स्थिति दी गई है। इसी तरीके से नागरिकता के रूप में भी, नागरिक समानता के रूप में भी समाज में धर्म, जाति, वर्ण, लिंग के आधार पर किसी प्रकार के भी भेदभाव को निषिद्ध किया गया है और समानता की बात का अवलोकन किया गया है। अगला है राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता को लोकतंत्र की आत्मा कहा गया है। लोकतंत्र तभी संभव है जब सभी व्यक्तियों को राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त हों, जैसे कि मत देने का अधिकार, प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार और शासन चाहे कोई सा भी हो उसकी आलोचना करने का अधिकार। इसी तरीके से नागरिक स्वतंत्रताएं भी दी गई हैं, जैसे कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, निवास स्थान की स्वतंत्रता, आवागमन, व्यापार, व्यवसाय, राजनीतिक दल और अन्य संगठन स्थापित करने की स्वतंत्रता। लोकतंत्र जो है वो प्रतियोगी राजनीति में भी विश्वास करता है। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में एक से अधिक राजनीतिक दलों का होना आवश्यक माना गया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता की बात भी करती है। अगला है मानवीय विवेक में विश्वास। लोकतंत्र जो है वो किसी वर्ग में विश्वास नहीं करता, बल्कि व्यक्ति की जो भावनाएं हैं उनमें विश्वास करता है। मानवीय जीवन में चूंकि विवेक जो है वो उसकी प्रधानता होती है, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में उचित निर्णय विचारों के आदान प्रदान से ही लिया जा सकता है। तीव्र मतभेद या विवाद की स्थिति में वर्ग संघर्ष की बजाय विचारों का अगर आदान प्रदान किया जाए तो समस्या को ढूंढने में मदद मिलती है। इसलिए लोकतंत्र मानवीय विवेक में विश्वास करता है। अगला है शक्ति विभाजन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। जैसा कि मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के 3 जो अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हालांकि मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत में कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में किसी न किसी रूप में शक्ति विभाजन को अवश्य ही अपनाना पड़ेगा। शक्ति विभाजन सिद्धांत का मूल भाव यह है कि विभिन्न कार्यों का संपादन करने के लिए अलग अलग राजनीतिक संस्थाएं होनी चाहिए। जैसे कि कानून का निर्माण व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाना चाहिए, कानूनों का लागू करने का कार्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाना चाहिए और समीक्षा जो है कानूनों की वो न्यायपालिका के द्वारा होनी चाहिए।
इन जब में भी जब बात आती है न्यायपालिका की स्वतंत्रता की, तो लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को महत्व दिया जाना चाहिए, इस बात पर बल दिया गया है। अगला और अंतिम विशेषता है बहुमत का शासन। लोकतंत्र जो है वो अगर देखा जाए तो मत पेटी में विश्वास करता है। इसके अनुसार जिसे बहुमत प्राप्त हो उसे शासन करने का अधिकार होना चाहिए। लोकतंत्र बहुमत शासन को इसलिए स्वीकार करता है कि बहुमत जरूरी नहीं है कि बहुमत आवश्यक रूप से हमेशा सही हो, बल्कि यह सोचकर स्वीकार करता है कि जनता के शासन का एकमात्र अगर व्यवहारिक मार्ग देखा जाए तो वो बहुमत का शासन ही हो सकता है। बहुमत के शासन में ये बात निहित होती है कि बहुमत वर्ग को अल्पमतों के प्रति न्यायपूर्ण होना चाहिए और अल्पमत वर्ग में सहनशीलता भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार लोकतंत्र जो है उसकी विशेषताओं के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि यह लोक प्रभुता पर आधारित है, राजनीतिक नागरिक समानता और स्वतंत्रता की बात करता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान करता है, मानवीय विवेक में विश्वास करता है, बहुमत का शासन है और शक्ति विभाजन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता में भी विश्वास करता है। अब हम आते हैं लोकतंत्र के गुणों पर। हर व्यवस्था के कोई न कोई गुण और दोष होते हैं। इसी क्रम में हम लोकतंत्र के गुणों का यहाँ अवलोकन करेंगे। पहला है जन कल्याण की भावना। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो है वो जनता के चूँकि जनता के लिए शासन है, इसे जनता प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के द्वारा करती है। अप्रत्यक्ष रूप से जहाँ पर करती है वहाँ जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है और जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो जनता की इच्छाओं, भावनाओं और जो आवश्यकताएं होती हैं चूँकि उनसे पूर्णतया परिचित होते हैं, इसलिए शासन जो है वो जनता की भावनाओं के आधार पर ही किया जाता है। इसका प्रयोग जनता के हितों और इच्छा के अनुसार ही किया जाएगा, इस बात पर लोकतंत्र बल देता है और यह एक बहुत बड़ा गुण कहा जा सकता है। अगला है सार्वजनिक शिक्षण। लोकतंत्र शासन का एक प्रकार नहीं बल्कि राज्य, समाज और आर्थिक व्यवस्था का भी प्रकार कहा जा सकता है। स्वभावतः हम कहते हैं कि इसका प्रयोग जनता को प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी प्रकार के शिक्षण देता है। राजतंत्र और कुलीन तंत्र के अंतर्गत जनता सार्वजनिक कार्यों में भाग नहीं लेती है, उदासीन रहती है, क्योंकि वहाँ पर उसे स्वतंत्रता नहीं है, विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है और न ही अपने शासक को चुनने का अधिकार है। लेकिन लोकतंत्र में चूंकि शासक को चुनने का भी अधिकार है मताधिकार के रूप में, इसके अलावा विचार और अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है, इसलिए जनता सार्वजनिक शिक्षण में अधिक से अधिक रुचि लेती है। अगला है देशभक्ति का स्रोत। लोकतंत्र जो है उसमें जनता को राजनीतिक शक्ति प्राप्त होती है, इसके कारण जनता अपने शासन और राज्य के प्रति एक प्रकार से लगाव का अनुभव करती है। यह निजी लगाव जो है वो देशभक्ति की भावना का जागरण करता है। जैसे कि हम देख सकते हैं फ्रांसीसी जनता जो थी वो वहाँ की जो क्रांति हुई थी उसके बाद फ्रांस से प्रेम करने लग गई और यही कारण है कि उन लोगों में देश प्रेम की भावना का जागरण बहुत तेजी से हुआ। तो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो है वो देशभक्ति का स्रोत कहा जा सकता है। अगला है क्रांति से सुरक्षा। शासक वर्ग के द्वारा लंबे समय तक शासितों पर जब अत्याचार किए जाते हैं तो इन अत्याचारों से मुक्ति के लिए संवैधानिक मार्ग शेष नहीं रहता। उस समय जनता क्या करती है? क्रांति करती है। लेकिन लोकतंत्र में अगर देखा जाए तो क्रांति की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि शासक वर्ग जो है वो जनता के द्वारा ही चुना जाता है, एक नियत समय के लिए ही चुना जाता है और अगर वह कोई अनुचित कार्य करता है तो जनता एक निर्धारित समय के बाद या विशेष परिस्थितियों में भी उसे अपदस्थ कर सकती है, इसलिए क्रांति होने की संभावना नहीं रहती। अगला है स्वतंत्रता और समानता पर
आधारित शासन। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो है वो स्वतंत्रता और समानता पर आधारित मानी गई है। जितनी स्वतंत्रता जनता को लोकतंत्रात्मक शासन में मिलती है उतनी किसी और शासन व्यवस्था में नहीं मिलती। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा था कि स्वतंत्रता और समानता राष्ट्रतंत्र व्यवस्था में और कुलीन तंत्रात्मक व्यवस्था में संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ केवल एक व्यक्ति शासन करता है या कुछ विशेष वर्ग के लोग ही शासन करते हैं। लेकिन लोकतंत्र में व्यक्ति के साथ न तो जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, संपत्ति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। पूर्ण समानता पर विचार करते हुए शासन पर बल दिया जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि समानता और स्वतंत्रता के मानवीय आदर्शों पर आधारित होने के कारण लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था का रूप कहा जा सकता है। अगला और अंतिम गुण है विश्व शांति का समर्थन। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो है वो विश्व बंधुत्व पर आधारित शासन व्यवस्था कही जा सकती है। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो विश्व शांति जो है वो सबसे बड़ी आवश्यकता है और इसे केवल लोकतंत्र के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। जहाँ राजतंत्र, सैनिक तंत्र या अधिनायक तंत्र वाली व्यवस्थाएं होती हैं वहाँ पर दूसरे देशों पर विजय प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है। लेकिन लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में सह अस्तित्व की भावना में विश्वास किया जाता है। सारी समस्याएं जो हैं, समस्याएं कहाँ नहीं होती हैं, हर शासन व्यवस्था में होती हैं। तो समस्याओं का समाधान जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सके, इस पर बल दिया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो कि आज विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में देखी जा सकती है, अपने विभिन्न गुणों, ये विभिन्न जो ये गुण हैं उन पर आधारित कही जा सकती है। जैसा कि सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी तरीके से हर शासन व्यवस्था के भी दो पहलू होते हैं। अगर लोकतंत्र के गुणों का हमने अवलोकन किया तो अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोकतंत्र में निहित दोषों का भी अवलोकन करें, क्योंकि कोई भी व्यवस्था जो है जब उसका हम मूल्यांकन करते हैं तो उसके गुण और अवगुण दोनों के आधार पर ही मूल्यांकन किया जाता है। तो लोकतंत्र के दोषों में पहला आता है अयोग्यता की पूजा। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था इस सिद्धांत पर आधारित होती है कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही मत दिया जाना चाहिए, लेकिन योग्यता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सभी लोग समान नहीं होते। तो लोकतंत्र में अगर हम देखें तो गुण की बजाय संख्या पर बल दिया जाता है। व्यक्ति योग्य है या नहीं है इस आधार पर मतदान नहीं किया जाता और जिसे दिया जा रहा है वो भी योग्य है या नहीं है इसका भी अवलोकन नहीं किया जाता। किसे सबसे ज़्यादा मत प्राप्त हुए वही विजयी घोषित कर दिया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में योग्य नहीं बल्कि अयोग्य व्यक्ति चुनकर आते हैं। अगला है भ्रष्ट शासन व्यवस्था। सैद्धांतिक स्थिति चाहे जो भी दिखाई दे, लेकिन व्यवहार में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था बहुत अधिक भ्रष्ट है। व्यवहार में शासन के एक राजनीतिक दल के द्वारा अपनी इच्छानुसार ही शासन किया जाता है और ऐसा भी देखा जाता है कि निर्वाचन में जो लोग सत्तारूढ़ दल के सहायक होते हैं उन्हें शासन की ओर से अनेक प्रकार की सहायताएं दी जाती हैं और इसके कारण वो लोग भ्रष्ट तरीके से निर्वाचन में सरकार को सहयोग करते हैं और भ्रष्ट तरीकों के माध्यम से ही शासन कार्य संपादित होता है। अगला है सार्वजनिक धन और समय का अपव्यय। लोकतंत्र में धन और समय दोनों का ही अपव्यय होता है। जिन कानूनों का निर्माण कुछ दिनों में किया जा सकता है, लंबी और जटिल प्रक्रिया के कारण कई वर्ष लग जाते हैं और अनेक बार तो कानून पारित ही नहीं होते और आउट ऑफ डेटेड हो जाते हैं। लोकतंत्र की तुलना ब्राइस ने एक ऐसी समिति से की है जिसके अंतर्गत 7 सदस्यों द्वारा 7 दिनों में उतना ही कार्य किया जाता है जितना एक व्यक्ति एक दिन में करता है। तो इस प्रकार लोकतंत्र में धन और समय दोनों का ही अपव्यय होता है। अगला है अनुत्तरदायी शासन। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता उत्तरदायी शासन कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यह
कोरी कल्पना है। सबके प्रति उत्तरदायी होने का मतलब होता है किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होना। लोकतंत्र शासन में प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्व को दूसरे के ऊपर डाल देता है, इसलिए यह अनुत्तरदायी शासन कहा गया है। अगला है मतदाताओं की उदासीनता। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में अनेक माना वैसे तो सक्रिय रुचि मतदाताओं की सक्रिय रुचि पर आधारित व्यवस्था माना गया है, लेकिन व्यवहार में ऐसा होता है कि मतदाताओं में उदासीनता देखने को मिलती है। मतदाताओं को बार बार प्रेरित करने, दलों और उम्मीदवारों के द्वारा उनके घर और कार्यालयों में मत देने के लिए निकालने पर 50% मतदाता ही अपने मतदान का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र जो है वो जनता की इच्छाओं का सही रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता। मतदाताओं की उदासीनता के कारण कई बार ऐसा होता है कि सही व्यक्ति का चयन नहीं होता। अगला और अंतिम है युद्ध और संकट के समय निर्बल। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वैसे तो सही है, लेकिन जब युद्ध की स्थिति आती है तब लोकतांत्रिक सरकारें जो हैं वो निर्बल सिद्ध हो जाती हैं, क्योंकि कई ऐसे अवसर आते हैं जब त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। उस समय लोकतंत्र उस त्वरित गति का परिचय नहीं दे पाता। जैसे कि 1914 में जर्मनी के सम्राट ने बेल्जियम पर आक्रमण करने का निश्चय क्षणों में कर लिया, लेकिन ब्रिटेन की संसद जो थी वो कई दिनों तक वाद विवाद करती रही। तो ऐसे में जब संकटकालीन स्थिति आती है, युद्धकालीन स्थिति आती है, तब लोकतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वो सफल नहीं हो पाती। हालांकि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के हमने ये उपरोक्त दोष पढ़े। इस शासन व्यवस्था में माना कि कुछ निश्चित रूप से कमियां हैं, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के जो दोष बताए गए हैं उनमें से अनेक दोष ऐसे हैं जो कि वर्तमान समय की विशेष परिस्थितियों का परिणाम कहे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आज की व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो इन दोषों को दूर किया जा सकता है। जनता अगर जागरूक हो जाए तो अपने आप जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में दोष हैं उनको दूर किया जा सकता है। और आज के समय की मांग है कि लोकतंत्र के दोषों को दूर करके जो इसके गुण हैं इस पर आधारित शासन व्यवस्था को अगर अपनाया जाता है तो आज के समय में लोकतंत्र से सर्वोत्तम और कोई व्यवस्था नहीं हो सकती।